Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्वसन अर्थात रिस्पायरेशन चैप्टर को देखेंगे। आपको पता है श्वसन या रिस्पायरेशन जो है एक कैटाबोलिज्म प्रोसेस है। दोस्तों, कैटाबोलिज्म प्रोसेस क्या होता है? कैटाबोलिज्म प्रोसेस जो होता है, आपको पता है कि कोई भी जीवित कोशिका हो उसमें उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। और इसी मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है, इसी क्रिया के अंतर्गत एक क्रिया होती है कैटाबोलिज्म। देखिए, जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है यह दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं एनाबोलिज्म और दूसरे को कहते हैं कैटाबोलिज्म। तो जो श्वसन है वह कैटाबोलिज्म प्रक्रिया है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो श्वसन यानी रिस्पायरेशन की प्रक्रिया है वह कैटाबोलिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आने वाली एक प्रक्रिया है। अब दोस्तों, इन दोनों की ही हम देख लेते हैं कि उपचय यानी एनाबोलिज्म क्या होता है और अपचय यानी कैटाबोलिज्म क्या होता है। तो आपको पता है कि श्वसन कैटाबोलिज्म है, ठीक है। देखिए, एनाबोलिज्म अगर हम बात करें तो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की वह क्रिया जिसमें संश्लेषणात्मक प्रक्रम द्वारा जीव पदार्थों का संश्लेषण होता है उसे हम एनाबोलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, संश्लेषण होता है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म की एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे संश्लेषण होता है, चीज़ें जुड़ती हैं, यानी जीव के पदार्थ जो है आपस में जुड़ते हैं, संश्लेषण होते हैं। जबकि जो कैटाबोलिज्म प्रक्रिया होती है यह भी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें चीज़ें जुड़ती नहीं बल्कि विखंडनात्मक प्रक्रिया है, यानी विखंडन होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, यानी विखंडनात्मक प्रक्रम है। अब विखंडनात्मक प्रक्रम का मतलब है कि कोई बड़ा चीज़ रहेगा, कोई बड़ा अणु रहेगा, वह अणु जो है छोटे छोटे पार्ट में विखंडित हो जाएगा। और कोई बड़ा अणु जब छोटे छोटे पार्ट में विखंडित होता है तो वहाँ से उत्पन्न होती है ऊर्जा। यानी कुल मिलाजुला के आप कह सकते हैं कि कैटाबोलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। जो क्या करती है? ऊर्जा उत्पन्न करती है। जबकि एनाबोलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा को संश्लेषित करती है, इकट्ठा करती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों देखिए, अत्यधिक ऊर्जा के लिए ग्लूकोज यानी C6H12O6 का दहन होता है। आपको पता है कैटाबोलिज्म प्रक्रिया में या श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है। अतः ग्लूकोज को इसीलिए हम कोशिकीय ईंधन या सेलुलर फ्यूल कहते हैं, क्योंकि यह हमारे कोशिका को ईंधन प्राप्त करवाता है। तो ये दोस्तों हुई फैक्ट की बात। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं श्वसन की प्रक्रिया देखते हैं। और आपको हम बता दें कि श्वसन की प्रक्रिया किसे कहते हैं या श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। एक ऐसा तंत्र जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए उसे श्वसन कहते हैं। दोस्तों, अभी हमने बताया कि श्वसन एक कैटाबोलिज्म प्रक्रिया है और कैटाबोलिज्म प्रक्रिया का मतलब है कि श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। अर्थात कोई भी जीव जंतु जो है, कोई भी जीव जंतु अगर वह सजीव है, अगर वह क्रियाशील है, अगर वह गतिशील है तो वह श्वसन की प्रक्रिया करेगा। और श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए आपके शरीर में ऊर्जा की अनिवार्यता बहुत ही आवश्यक होती है। और यह ऊर्जा पौधों तथा जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में संचित रहती है। हमने आपको बताया है कि जो है पॉली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है वह संचित रहती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे जो हों, वह संचित रहती है। और संचित रहती भी किसके रूप में है? ग्लूकोज के रूप में है। तो ग्लूकोज के रूप में जो एनर्जी हमारे अंदर संचित रहती है, जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो मान लीजिए आपको पहले से ही पता है कि हमारे अंदर C6H12O6 यानी ग्लूकोज पहले से ही हमारे अंदर क्या है?
संचित है। तब तक आपके शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक कि आपके नाक से ऑक्सीजन जाके इस ग्लूकोज में मिले ना। जब इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन ज्यों मिलता है त्यों होता है पूर्ण ऑक्सीकरण। दोस्तों क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और पूर्ण ऑक्सीकरण होते ही आपके शरीर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और कुछ आपके शरीर में जल बनता है और आपके शरीर को तुरंत मिलती है क्या? ऊर्जा। तो इस समीकरण को जो है यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो ये समीकरण पूरा जो है परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको ऊर्जा तभी मिलेगी जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलेगा। इसी को कभी कभी हम ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि आखिर श्वसन होता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया में यहाँ आपका नासा मार्ग है जिसे आप नॉस्ट्रिल कहते हैं और ये आपका मुख गुहा है जिससे आप भोजन करते हैं। तो नॉस्ट्रिल में दो जो आप कहते हैं नाक में जो 2 छिद्र होते हैं उसी को आप नॉस्ट्रिल या नासा मार्ग कहते हैं। और जब इन्हीं दोनों छिद्रों से वायु यहाँ पे पहुँचती है तो इस एरिया को हम नसल पैसेज यानी नासा मार्ग कहते हैं जिधर से वायु जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आ जाती है फायरिंग्स। फायरिंग्स मतलब है, फायरिंग्स क्या होता है दोस्तों? फायरिंग्स की बात अगर हम करते हैं तो फायरिंग्स यहाँ पे आपका स्थित होता है और आप देखते हैं कि इधर से आपका भोजन आता है और इधर से आपका क्या आता है? हवा आती है। तो दोनों एक ऐसा जगह जहाँ पे दोनों साथ ही में मिल सकें उसे आप फायरिंग्स कहते हैं। उसके बाद हवा इधर से चली जाती है और इसके जस्ट पीछे जो है एक और नली होती है, भोजन उधर से चली जाती है। यानी कि भोजन और वायु दोनों का मार्ग अलग अलग है, आने का भी मार्ग अलग है, जाने का भी मार्ग अलग है, लेकिन एक ऐसा जगह है जहाँ से दोनों गुजरते हैं, उसी को आप फायरिंग्स कहते हैं। दोस्तों इसको कंट्रोल आपका तंत्रिका तंत्र करता है। जब तक आप जो है खाना खाते हैं तो आपका भोजन यहाँ पे जाता है और भोजन नली से नीचे चला जाता है, वायु यहाँ से जाता है और वायु नली से नीचे चला जाता है। लेकिन जब भी आपका तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर दिया, ज्यों आपका तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर दिया या आप कुछ और सोच रहे हैं और यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं और आप जो है खाना भी खा रहे हैं, या बात कर रहे हैं आप खाना भी खा रहे हैं, तो कभी कभी यहाँ से जो भोजन आता है वह इस विंड पाइप में जाने का प्रयास करता है, क्योंकि आपने अपना तंत्रिका तंत्र जो है ध्यान अपना कहीं और लगा दिया है। तो आपको अचानक हिचकी आती है। हिचकी इसलिए आती है कि फेफड़ा जो आपका लंग्स है वो बताता है कि भैया तुम गलत रास्ते पा रहे हो, तुम दूसरे रास्ते पे जाओ, भोजन वाले। तो हिचकी आती है, तुरंत ये जो है भोजन यहाँ से निकल के कहाँ पे चला जाता है? या तो भोजन नली में चला जाता है या तो नाक से या तो मुंह से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो यही काम है फायरिंग्स का। उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो एक आपको मिलेगा लैरिंग्स, या इसी को हम कहते हैं साउंड बॉक्स। तो दोस्तों लैरिंग्स जो है यह तरह तरह के आवाज़ निकालने के काम आता है। जो हम बोल रहे हैं हमारी आवाज़ निकल रही है लैरिंग्स से। हम आवाज़ को बदल के अभी लड़कियों की तरह या चिड़िया का आवाज़ या किसी भी पशु पक्षी की आवाज़ निकालते हैं तो उस कहाँ से निकलता है? लैरिंग्स। इसी को लैरिनेक्स भी कहते हैं, लैरिनेक्स भी कहते हैं, लैरिंग्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से वायु आई यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद जो है वायु इधर आती है। इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि नासा मार्ग में दोस्तों छोटे छोटे हेयर होते हैं। हेयर मतलब बाल होते हैं, इसी को हेयर ही कहते हैं। और एक पदार्थ होता है जिसका नाम है म्यूकस। तो हेयरी और म्यूकस जो होते हैं वो यहाँ से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो गंदगी होती है, जो वायु में मिली हुई धूल के कण होते हैं, उसको ये हेयरी और म्यूकस यहीं पे रोक लेते हैं और प्योर वायु, प्योर एयर को, जो एकदम शुद्ध एयर होते हैं, उसी को आपके लंग्स में भेजते हैं या श्वास नली, विंड पाइप या ट्रैकिया में भेजते हैं। तो इसका मतलब है कि हेयरी और म्यूकस का काम है कि एयर को क्या करना? प्योरीफाई करना। तो एयर को प्योरीफाई करने का काम हेयर और म्यूकस का होता है। उसके बाद दोस्तों वायु जो है आपकी आ जाती है कहाँ पे? श्वास नली यानी विंड पाइप में। तो विंड पाइप को ही हम टेक्निकल भाषा में ट्रैकिया कहते हैं। आपसे पूछता है कि विंड पाइप का अन्य नाम क्या है, तो विंड पाइप का अन्य नाम ट्रैकिया है। तो इस ट्रैकिया में वायु आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैकिया में एक जो है
कुछ यहाँ पे रिंग टाइप जो है स्ट्रक्चर बने हैं। तो ये दोस्तों रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें हम रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, या इसी को हम उपास्थि वलय कहते हैं। दोस्तों यह भी बोन का यानी हड्डी का ही एक रूप होता है, लेकिन यह हड्डी से थोड़ा कमज़ोर। जैसे आप कान के हड्डी को देखेंगे तो बड़ा सॉफ्ट होता है, वैसे ही रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। और यह रिंग ऑफ कार्टिलेज जो होता है इस विंड पाइप को खोले रखता है, ताने रखता है, खींचे रखता है। कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि विंड पाइप को चिपकने या पिचकने न देने का काम होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज का, क्योंकि अगर यह चिपक गया तो श्वास नली में श्वास लेना बंद हो जाएगा और आदमी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका आता है कहाँ पे, यहाँ पे। तो जो विंड पाइप या ट्रैकिया जो है दो भागों में बंट के और कहाँ पे चली जाती है, फेफड़े के अंदर चली जाती है। और आपको पता है कि हमारे शरीर में एक जोड़ी फेफड़ा होता है। अब यहाँ पे दो भागों में बंट के इस फेफड़े में चली गई। फेफड़े में जाने के बाद आपको पता है कि ये फेफड़े में चली गई तो फेफड़े में एक शाखा हो गया। उसके बाद ये जो फेफड़े में गई है एक कई अन्य शाखाओं में बढ़ जाएंगी। उसके बाद ये कई अन्य जो है शाखाओं में बढ़ जाएंगी, यानी ब्रांचेस पे बढ़ते हुए चली जाएंगी। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ तक आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज है। जो रिंग ऑफ कार्टिलेज यहाँ से आया हुआ है वो यहाँ तक है। इसके बाद जब पतली पतली शाखाएं आ जाएंगी तो वहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इन दोनों जो ये दोनों फेफड़े में पहले प्रवेश कर रही हैं ट्रैकिया के बाद, तो इसे हम श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी या ब्रोंकाई। ये जो दो मतलब ये पाइप जो हैं, जो दो शाखाएं हैं जो विंड पाइप या ट्रैकिया के बाद बटी हैं, इन्हें हम श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी या ब्रोंकाई। अब यहाँ से यह कई ब्रांचेस में जो है बढ़ जाते हैं। तो जब कई ब्रांचों में बटते हैं तो इसे हम श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे श्वसनी है तो यहाँ पे का और जोड़ देंगे तो श्वसनिका हो जाएगा। ठीक है। और श्वसनिका से कई भागों में, कई ब्रांचों में फिर जब बढ़ जाते हैं तो इसे हम उपशाखाएं या कुपिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जान लेना है कि जब दो भागों में बटे तो उसे हमने कहा श्वसनी हिंदी में, अंग्रेजी में इसी को हम कहेंगे ब्रोंकाई। उसके बाद दो भागों से कई अन्य भागों में जब टूट गए, मतलब बट गए, शाखाओं में बट गए, तो उसको श्वसनिका कह देंगे। मतलब श्वसनी तो था ही, बस इसी में का जोड़ देंगे तो श्वसनिका हो जाएगा। फिर जब श्वसनिका से अन्य कई भागों में बढ़ गए, छोटे छोटे भागों में, तो उसे आप कूपिकाएं कह देंगे। क्या कह देंगे, कूपिकाएं कह देंगे। अब दोस्तों इसी को इंग्लिश में देखते हैं क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब दो भागों में ये बढ़ते हैं, तो दो भागों में जब बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज आपको दिखाई दे रहा है। इसे हमने आपको बता दिया कि ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जब ये कई शाखाओं में बढ़ते हैं तो उसे आप कहते हैं ब्रोंकोलिस। ठीक। उसके बाद जब कई छोटे छोटे भागों में कोपिकाओं में बढ़ते हैं तो उसे एल्वेओली कहते हैं, एल्वेओली। ठीक। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो फेफड़े के ऊपर मेम्ब्रेन होता है, पॉलीथीन जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, उसे हम प्ल्यूरा कहते हैं। और यह प्ल्यूरा जो होता है एक थिन मेम्ब्रेन होता है, एक पॉलीथीन की तरह होता है, जो कि पूरे लंग्स यानी फेफड़े को कवर करता है, दोनों फेफड़ों को कवर करता है, ताकि जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, आप कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको नॉस्ट्रिल्स के बारे में भी बता दिया, नसल पैसेज के बारे में बता दिया, फायरिंग्स के बारे में बता दिया, लैरिंग्स या साउंड बॉक्स के बारे में बता दिया, विंड पाइप या ट्रैकिया के बारे में बता दिया। उसके बाद हमने आपको रिंग कार्टिलेज के बारे में बता दिया, प्ल्यूरा के बारे में बता दिया, और इस श्वसनी के बारे में बता दिया कि इसे ब्रोंकाई कहते हैं। और श्वसनी के बाद जो है, जो जिसे हम हिंदी में श्वसनिका कहते हैं और अंग्रेजी में ब्रोंकोइल कहते हैं या ब्रोंकोइलस कहते हैं। उसके बाद ढेर सारे जो है कोपिकाएं होती हैं जिसे हम एल्वेलस कहते हैं या एल्वेली कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ फैक्ट। देखिए, एक ऐसा तंत्र जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, श्वसन कहलाता है। वेरी गुड। किसी भी जीव जंतु को सजीव या क्रियाशील रहने हेतु ऊर्जा की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा पौधों तथा जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में संचित रहती है।
तथा श्वसन प्रक्रिया में मुक्त होकर जीवधारियों को ऊर्जा प्रदान करती है। और यह सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने आपको बता दिया कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं। अभी फिलहाल श्वसन हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें एक को हम कहते हैं आक्सीय श्वसन और एक को कहते हैं अनाक्सीय श्वसन। तो जो दोस्तों आक्सीय श्वसन होता है वह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि जो अनाक्सीय श्वसन होता है वह कोशिका द्रव्य में होता है। और दोनों श्वसन किसी मनुष्य के अंदर होते हैं। सबसे पहले अनाक्सीय श्वसन होता है, फिर बाद में आक्सीय श्वसन होता है। आपको पता है कि एक, जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, सेल है, तो इसमें जो ये कोशिका द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य में अनाक्सीय श्वसन होता है। उसके बाद इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जब वायु पहुंचता है तो वहाँ पे आक्सीय श्वसन होता है। अनाक्सीय श्वसन के द्वारा जो है ऊर्जा बहुत कम मिलती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आक्सीय श्वसन। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, आक्सीय श्वसन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो आक्सीय श्वसन होगा। और हमने आपको बताया ही है कि ग्लूकोज रहेगा। ग्लूकोज आपके शरीर में संचित रहता है, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों। ग्लूकोज है, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति कर दीजिए। ग्लूकोज में ज्यों ऑक्सीजन मिलेगा त्यों आपको ऊर्जा क्या होगी, प्राप्त होगी। आपके शरीर में ऊर्जा मुक्त होगी, आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ग्लूकोज में मिलते ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा और ऊर्जा आपके शरीर को लगभग 676 किलो कैलोरी या 686 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पे ग्लूकोज रहेगा और ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलेगा तो पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। अधिकांश जीवों में आक्सीय श्वसन ही होता है। अब देखिए आक्सीय श्वसन में आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अगला आप देखते हैं अनाक्सीय श्वसन। तो दोस्तों ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो अर्थात अनुपस्थिति हो, उसे हम अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। और अनाक्सीय श्वसन में जैसे ग्लूकोज तो संचित रहेगा ही, अब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी कैसा ऑक्सीकरण होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। और जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे देखिए क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा C2H5OH और यहाँ पे बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा है, लेकिन जहाँ पे जल मिल रहा था वहाँ पे यहाँ पे C2H5OH यानी एल्कोहल मिलेगा और ऊर्जा भी मुक्त होगी। ऊर्जा भी आपके शरीर को मिलेगी कोशिका द्रव्य के द्वारा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलेगी, केवल 56 किलो कैलोरी। अब जान लीजिए कि 686 किलो कैलोरी ज़्यादा है कि 56 किलो कैलोरी ज़्यादा है। तो अनाक्सीय श्वसन से केवल 56 किलो कैलोरी ऊर्जा आपके शरीर को मिलेगा और इसका अंतिम उत्पाद जो होगा वह एथिल एल्कोहल होगा। ठीक है दोस्तों, और यह जो प्रक्रिया होती है अनाक्सीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। जबकि आक्सीय श्वसन की प्रक्रिया जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लगभग 686 किलो कैलोरी। अब यहाँ पे देखिए इसी से संबंधित लिखा है कि ईस्ट या खमीर से एल्कोहल का निर्माण होता है। ईस्ट या खमीर से एल्कोहल का निर्माण होता है और वह होता है किस श्वसन के द्वारा, अनाक्सीय श्वसन द्वारा। यानी ईस्ट या खमीर से एल्कोहल का निर्माण अनाक्सीय श्वसन द्वारा होता है। यही किण्वन की प्रक्रिया है। आपसे पूछेगा कि एल्कोहल का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो आप बताएंगे किण्वन की प्रक्रिया से होता है। यही किण्वन की प्रक्रिया है कि इसमें अनाक्सीय श्वसन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगी, अल्कोहल अपने आप बन जाएगा। अर्थात अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद एथिल एल्कोहल होता है, जो कि आपके एग्जाम में आया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अन्य कार्बनिक यौगिक भी अंतिम उत्पाद होते हैं और सूक्ष्म जीव या अनेक बैक्टीरिया में यही श्वसन होता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरियाज होती हैं, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है या पहले नहीं पाया जाता था, उसमें जो है अनाक्सीय श्वसन के द्वारा ही वो सब जीवित रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे तो मांसपेशियों में श्वसन। तो मांसपेशियों में भी श्वसन होता है, जीव जंतु के मांसपेशियों में भी श्वसन होता है और मांसपेशियों में मुख्यतः अनाक्सीय श्वसन होता है। वहाँ पे ग्लूकोज तो संचित रहता है,
लेकिन हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, और ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है तो उसी जो सीरा और धमनी होती हैं, इन्हीं में ऑक्सीजन जहाँ पे जाता है उसी में परिवहन होता है, और वहीं पे ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन श्वसन होता है। लेकिन अब मांसपेशियाँ जो हमारी हैं, जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ लगभग 639 मांसपेशियाँ जो होती हैं, उसमें ग्लूकोज C6H12O6 तो होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, अर्थात मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन ही होता है। और अनाक्षी श्वसन जब होगा तो आपको पता है कि एनर्जी कम मिलेगी मांसपेशियों को, और जब एनर्जी कम मिलेगी तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। जब मांसपेशियों को एनर्जी कम मिलती है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, और यह लैक्टिक अम्ल जो होता है यह गांठों में क्या हो जाता है, जमा होता है। जो गांठें होती हैं उन गांठों में जमा हो जाता है, और बाद में इसी लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दर्द होता है। हमारे मसल्स में इसी लैक्टिक अम्ल के कारण दर्द होने लगता है या थकान का अनुभव कराती है, यही लैक्टिक अम्ल। तो आपको पता होगा, आपसे पूछा जाता है कि मांसपेशियों में दर्द का कारण क्या होता है, तो आपको बताना होता है लैक्टिक अम्ल। इसलिए लंबी कसरत के बाद या शारीरिक श्रम के बाद व्यक्ति को थकान का अनुभव होता है। उसके बाद